तो नहीं रुक रहा। ठीक है, अब एक केंद्र बल द्वारा वर्क डन शून्य होता है। चलो ठीक है, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स 0। ठीक है, और एक पॉइंट और पूछा जाता है, एक समान वृत्तीय गति में गति में चालू ऊपर आओ। शक्ति व्यय पूछा जाता है। शक्ति व्यय का मान होता है। एक समान वृत्तीय गति में पावर में लॉस पूछा गया होता है कि नहीं। पावर P बराबर होता है W/T। P बराबर होता है W/T। पावर बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य का मान 0, 0 का समथिंग बराबर क्या होगा 0। शक्ति व्यय का मान क्या होता है 0 होता है। कोई भी शक्ति व्यय नहीं होता। अभिकेंद्र बल जब कोई कार्य नहीं करता तो कोई भी वहां पर पावर में लॉस नहीं होगा। कोई भी पावर में लॉस नहीं होता है। एक समान वृत्तीय गति में शक्ति व्यय का मान पूछा जाए, एवरेज पावर लॉस, औसत शक्ति व्यय क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया कि अभिकेंद्रीय बल क्या है और अभिकेंद्रीय त्वरण क्या है। बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है। ध्यान देना, बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति हो ही नहीं सकती। अगर अभिकेंद्र बल लगा होगा तभी वृत्तीय गति होगी। बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है, यह ध्यान रखना। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गमन कर रहा तो समझ जाना कि जो है अभिकेंद्र बल जरूर लगा होगा। बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति होती ही नहीं। बिना अभिकेंद्रीय बल के वृत्तीय गति होती नहीं। जैसे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन गति करता है वृत्तीय पथ पर, तो इसको वृत्तीय इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय मार्ग पर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए। और उसे अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल से। वैद्युत बल काम करता है। आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। तो ये धनावेश और इलेक्ट्रॉन के बीच एक वैद्युत आकर्षण बल काम करता है, इसे कूलाम बल भी कहते हैं। तो इसी कूलाम बल से अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है। ठीक है, तो नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है? तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल से प्राप्त होता है। नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल से प्राप्त होगा अभिकेंद्रीय बल, उसे वृत्तीय मार्ग पर चलने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई साइकिल सवार व्यक्ति किसी वृत्ताकार मोड़ पर मुड़ता है, अगर कोई साइकिल सवार व्यक्ति किसी वृत्तीय मोड़ को पार करता है तो इसका मतलब वो वृत्तीय गति करता है। और वृत्तीय गति करता है तो उसको वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए। वो अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है? घर्षण बल से मिलता है। टायर व सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है। टायर व सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है। जब कोई साइकिल सवार व्यक्ति किसी वृत्ताकार मोड़ पर मुड़ता है तो उसे मोड़ पर मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल घर्षण बल से प्राप्त होता है। और कौन से घर्षण बल? टायर और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। जब वो मोड़ पर मुड़ता है बच्चों, तो मोड़ पर मुड़ते समय वो साइकिल सहित ऊर्ध्वाधर से अपने आप को झुका लेता है। जब वो मोड़ पर मुड़ेगा तो वो साइकिल सहित ऐसे थोड़ा सा झुक जाता है। ऊर्ध्वाधर से जितना झुकेगा, जितने कोण से, उसको झुकाव कोण कहते हैं।
क्या कहते हैं, झुकाव कोण। ध्यान देना, वृत्तीय मोड़ पर, वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार व्यक्ति को, साइकिल सवार व्यक्ति को आवश्यक अभिकेंद्र बल, आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है, आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। आंसर इसका है घर्षण बल से, घर्षण बल से प्राप्त होता है। अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त होता है, घर्षण बल से। वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार व्यक्ति को आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त होगा, घर्षण बल से। टायर व सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से, टायर व सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होगा अभिकेंद्रीय बल। ठीक है। यदि साइकिल सवार व्यक्ति का, साइकिल सवार व्यक्ति का, साइकिल सवार व्यक्ति का ऊर्ध्वाधर से, ऊर्ध्वाधर से झुकाव कोण, झुकाव कोण थीटा हो तो एक संबंध याद रखना, tan थीटा बराबर होता है v²/rg। tan थीटा बराबर होता है v²/rg। यदि साइकिल सवार व्यक्ति का ऊर्ध्वाधर से झुकाव कोण थीटा हो, अगर वो ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण से झुक जाता है वृत्तीय मोड़ को पार करते समय, तो tan थीटा बराबर होता है v²/rg। v का मतलब चाल, कितनी चाल से वो मुड़ रहा है। g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, r का मतलब होता वृत्तीय मोड़ की त्रिज्या। v का मतलब चाल, r का मतलब वृत्तीय मोड़ की त्रिज्या और g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। v का मतलब चाल, r का मतलब त्रिज्या, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। tan थीटा बराबर v²/rg, tan थीटा बराबर v²/rg होता है। ठीक है। अब साइकिल सवार व्यक्ति अगर वृत्तीय मोड़ को पार कर जाए, मतलब उसको अभिकेंद्र बल घर्षण बल से मिल जाए, अगर अभिकेंद्र बल उसको घर्षण बल से मिल जाए, अगर पर्याप्त घर्षण वहां पर इतना है कि उसको अभिकेंद्र बल दे पाए, तब तो सुरक्षित रूप से पार कर जाएगा। अगर जितना उसको अभिकेंद्रीय बल चाहिए उतना वहां घर्षण है ही नहीं तो फिसल जाएगा। तो यदि कोई साइकिल सवार व्यक्ति वृत्तीय मोड़ को बिना फिसले पार करता है तो उसकी सुरक्षित चाल का सूत्र क्या होता है। यदि हाँ ठीक है, ये पूछा तो जाना है कि नहीं जाना, यदि कोई साइकिल सवार व्यक्ति, यदि कोई साइकिल सवार व्यक्ति वृत्तीय मोड़ को, अभी जाऊंगा, टाइम ही नहीं मिला है। वृत्तीय मोड़ को, हाँ सालू कोचिंग जा रही है, मजे में है। बिना फिसले पार करे। हाँ मुझे लगा कि मैं चला जाऊं उनके उस अब मिट्टी में। हाँ ठीक, बिना फिसले पार करे तो ठीक है रख रहा है। उसकी सुरक्षित चाल, कह रहे हैं वहाँ नहीं जाना, चुप अपने घर में बने रहो। जी उसकी सुरक्षित चाल, उन्होंने बुलाया भी तो नहीं है। या अधिकतम चाल, इसी को अधिकतम चाल कहते हैं। अधिकतम चाल कितनी होनी चाहिए, अधिकतम चाल v बराबर √μrg होना चाहिए। यह सुरक्षित चाल ज्ञात करने का सूत्र है। यदि कोई साइकिल सवार व्यक्ति
वृत्तीय मोड़ को बिना फिसले पार करता है तो उसकी सुरक्षित चाल यानी अधिकतम चाल कितनी होनी चाहिए? v बराबर अंडर रूट म्यू आर जी, v बराबर अंडर रूट म्यू आर जी होना चाहिए। यहां से म्यू जो है इसको घर्षण गुणांक कहते हैं, जो कि मात्रकहीन विमाहीन है। कई बार बताया घर्षण गुणांक मात्रकहीन विमाहीन सवाल में दिया रहेगा। और वृत्तीय मोड़ की त्रिज्या, वृत्तीय मोड़ की त्रिज्या है, और जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। म्यू घर्षण गुणांक है, आर वृत्तीय मोड़ की त्रिज्या है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। v बराबर अंडर रूट म्यू आर जी, v बराबर होता अंडर रूट म्यू आर जी। ध्यान देना, सुरक्षित चाल बिना फिसले अगर मोड़ को पार कर जाए तो उसकी अधिक से अधिक चाल कितनी होनी चाहिए? v बराबर अंडर रूट म्यू आर जी होना चाहिए। इतनी बात सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है? जाओगी तो तुम हो ही, वो चाहिए काम में तुम्हारे मत्थे में लिख दिया है। अधिकतम चाल सुरक्षित चाल कितनी होनी चाहिए ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम चाल या सुरक्षित चाल का सूत्र नोट कर लो, v बराबर अंडर रूट म्यू आर जी। बिना फिसले अगर वो मोड़ को पार करेगा तो उसकी सुरक्षित चाल कितनी होनी चाहिए? सुरक्षित चाल का सूत्र नोट कर लो सब लोग, v बराबर अंडर रूट म्यू आर जी होना चाहिए। v बराबर अंडर रूट म्यू आर जी। म्यू का मतलब होता है घर्षण गुणांक, जिसका ना कोई मात्रक होता ना कोई विमा होती है। आर का मतलब वृत्तीय मोड़ की त्रिज्या, जो मोड़ की त्रिज्या है, और जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। v बराबर अंडर रूट म्यू आर जी, इसको नोट कर लो सब लोग, v बराबर अंडर रूट म्यू आर जी होता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो कोई ये बाल्टी है, बाल्टी में पानी भर के और इसको ऊर्ध्वाधर दिशा में घुमाइए। किसी बाल्टी में पानी को भर के, किसी बाल्टी में पानी भरो और बाल्टी को ऐसे घुमाओ, ऊर्ध्वाधर में घुमाओ, वर्टिकल, इस दिशा को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो जब किसी बाल्टी में पानी भर के ऊर्ध्वाधर दिशा में घुमाते हैं, तो जब बाल्टी ऐसे हो जाती फिर भी पानी नहीं गिरता। कामतानाथ जी के पापा जी, बाल्टी ऐसे हो जाती है, बाल्टी ऐसे हो जाती फिर भी पानी गिरता नहीं। कामतानाथ के, ठीक है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस लिया होगा इसका, कि बाल्टी में पानी ले करके और ऐसे ऐसे जब घुमाते हैं हम लोग, जमा है, ऐसे घुमाते हैं ऊपर, तो बाल्टी ऐसे होने पर भी गिरता नहीं पानी। इसका मतलब कोई ना कोई बल ऐसा होगा जो इसको बाहर की ओर, ऊपर की ओर खींचे हुए होगा, जो पानी को बर्तन की तली में, बाल्टी की तली में ऊपर की ओर खींचे हुए होगा, तभी ये पानी गिरता नहीं है। तो ये हम एक बल की कल्पना करते हैं जो बाहर की ओर काम करता है, इसको कहते हैं अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब होता है अपकेंद्र बल। क्या बोलते हैं? अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल होता है, अपकेंद्र बल होता है भाई। इसी बल को हम लोग जो कल्पना कर रहे हैं इसी को कहते हैं अपकेंद्र बल। ठीक है, अपकेंद्र बल काल्पनिक बल है। अपकेंद्र बल ये काल्पनिक बल होता है। काल्पनिक बल, ये काल्पनिक बल होता है, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल फोर्स होता है। अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगता है। देखो वृत्त में जब घुमाएंगे, अभिकेंद्र बल तो केंद्र की ओर काम करता है, लेकिन अपकेंद्र बल बाहर की ओर काम करता है, त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर। अभिकेंद्र बल त्रिज्या की दिशा में अंदर की ओर होता है और अपकेंद्र बल बाहर की ओर होता है। तो अपकेंद्र बल काल्पनिक बल है और अपकेंद्र बल त्रिज्यीय बाहर की ओर। अपकेंद्र बल की दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर होती है, त्रिज्यीय रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर।
ठीक है, बाहर की ओर अपकेंद्र बल त्रिज्यीय बाहर की ओर होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। देखो मेरा मुलम अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल के बीच का कोण 180 अंश होता है। जो भी है अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल दोनों एक दूसरे के विपरीत। अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल के बीच का कोण, अपकेंद्र बल व अभिकेंद्र बल के बीच का कोण कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अभिकेंद्र बल व अपकेंद्र बल के बीच का कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। अभिकेंद्र बल जो है वृत्त के केंद्र की ओर काम करता है और अपकेंद्र बल जो है बाहर की ओर काम करता है। इनके बीच का कोण कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और अपकेंद्र बल त्रिज्यीय बाहर की ओर होता है, रेडियली आउटवर्ड, और अभिकेंद्र बल त्रिज्यीय अंदर की ओर होता है। अभिकेंद्र बल अंदर की ओर और अपकेंद्र बल क्या होता है? बाहर की ओर होता है। इतनी बात आपको समझना था। ठीक है, क्लियर है सभी को? जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग हो जाता है, ये अपकेंद्र बल की वजह से होता है। ठीक है, दूध को मथने से मक्खन अलग होना अपकेंद्र बल के कारण, अपकेंद्र बल के कारण जब दूध को मथा जाता है, when milk is churned out, churned का मतलब मथना, तो क्रीम सेपरेट हो जाती है। इट इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये अपकेंद्र बल की वजह से होता है। दूध को मथने से मक्खन का अलग होना अपकेंद्र बल की वजह से होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल के विपरीत होता है। अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल दोनों का परिमाण समान होता है, दिशाएं जो होती हैं विपरीत होती हैं दोनों की, इसलिए दोनों के बीच का कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। दोनों के बीच का कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अपकेंद्र बल यहां तक सबको क्लियर है। अपकेंद्र बल क्या है? अपकेंद्र बल काल्पनिक बल है, यूपी कैडेट में आ चुका है। अपकेंद्र बल त्रिज्यीय बाहर की ओर होता है। अपकेंद्र बल की दिशा अभिकेंद्र बल के विपरीत होती है। अपकेंद्र बल का परिमाण अभिकेंद्र बल के परिमाण के समान होता है। अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल के बीच का कोण 180 अंश होता है। जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन का अलग होना अपकेंद्र बल के कारण होता है। क्रीम सेपरेटर मशीन आधारित है, क्रीम सेपरेटर मशीन, क्रीम सेपरेटर मशीन हमारे पड़ोस में एक बाबा जी खत्म हो गए, आधारित है। हमारे पड़ोस में एक बाबा जी खत्म हो आंसर गए इसका है अपकेंद्र बल पर। तो अगर अगर अपकेंद्र बल पर आते आते निकलेगी तो फिर हम ठीक है, क्रीम सेपरेटर मशीन आधारित है किस पर? अपकेंद्र बल पर आधारित है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित है। क्रीम सेपरेटर मशीन, क्रीम सेपरेटर मशीन जो काम करती है उसका जो वर्किंग है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर बेस्ड है, अपकेंद्र बल पर आधारित है। इतनी बात सबको क्लियर हो गया? तो वृत्तीय गति के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। मैंने यहाँ पर अभिकेंद्र बल का सूत्र, अभिकेंद्र बल के द्वारा वर्क डन शून्य होता है, पावर में वेग होता नहीं है। ठीक है, और अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र V बराबर R ओमेगा, ये सारी बातें, और अभिकेंद्र बल अपकेंद्र बल ये सब चीजें न्यूमेरिकल के लिए अधिकतम चाल, सुरक्षित चाल V बराबर अंडर म्यू आर जी, और इसी तरीके से झुकाव कोण थीटा निकालने के लिए tan थीटा बराबर V स्क्वायर अपान आर जी होता है। म्यू होता है घर्षण गुणांक, V बराबर म्यू आर जी में, अंडर रूट म्यू आर जी में। R का मतलब वृत्तीय मोड़ की त्रिज्या, G का मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है। इतनी बातें सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब इसके बाद ग्रह और उपग्रह के बारे में समझेंगे। ग्रह और उपग्रह,
होता है प्लैनेट एंड उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट। उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट। प्लैनेट और सैटेलाइट क्या होते हैं ये हम लोगों को समझना है। ग्रह क्या होता है और उपग्रह क्या होता है ये समझना है। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। कुल मिलाकर कीजिए, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, और वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हुए या जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। सिंपल सी बात, आप लोगों के जो है किताब में यही लिखा है, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह, और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह। ठीक है, जैसे पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है तो पृथ्वी को ग्रह कहते हैं, और चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करेगी तो इसलिए हम कहेंगे चंद्रमा उपग्रह है। तो ग्रह और उपग्रह में अंतर समझ लो। ठीक है, तो वे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह। और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपग्रह बोला जाता है, उन्हें सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, अब उपग्रह का कक्षीय वेग हम लोगों को समझना है। क्या जानना है? उपग्रह का कक्षीय वेग क्या? उपग्रह का कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ये पढ़ना है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट मतलब उपग्रह का कक्षीय वेग। ठीक है, उपग्रह का कक्षीय वेग हम लोगों को जानना है। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? हरीश कुमार, किसी को कोई समस्या नहीं है? ठीक है, आलू जरा। तो उपग्रह का कक्षीय वेग क्या है? जैसे मान लो आपको पता है कि पृथ्वी ग्रह है, ये मान लो पृथ्वी है और पृथ्वी की त्रिज्या मान लो आरी है और पृथ्वी का द्रव्यमान एमी है। ये पृथ्वी एक ग्रह है, इसकी जो भी पिंड परिक्रमा करेगा उसको क्या कहेंगे? उपग्रह। पृथ्वी का परिक्रमा करने वाला पिंड उपग्रह हो जाएगा। तो जो पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसे उपग्रह कहेंगे। पहली बात, पृथ्वी क्या ग्रह है और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पिंड, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पिंड क्या कहलाएगा? उपग्रह कहलाएगा। तो उपग्रह जिस वेग से अपनी वृत्तीय कक्षा में घूमेगा, जिस वेग से अपनी वृत्तीय कक्षा में घूमेगा उसे उपग्रह का कक्षीय वेग कहते हैं। कोई भी उपग्रह पृथ्वी के परितः जिस वेग से
वृत्तीय गति करता है उसे उपग्रह का कक्षीय वेग कहते हैं, उसे उपग्रह का कक्षीय वेग कहते हैं। तो लिखो, कोई उपग्रह या कोई पिंड जिस वेग से पृथ्वी के परितः अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है उसे उपग्रह का कक्षीय वेग कहते हैं। कोई पिंड या कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जिस वेग से परिक्रमा करेगा उसे क्या बोलते हैं? उसे कक्षीय वेग कहते हैं। अब देखो, ये उपग्रह की जो कक्षा है वो वृत्ताकार है। उपग्रह की जो कक्षा है वो वृत्ताकार है, और उपग्रह की कक्षा की जो त्रिज्या है मान लो स्मॉल आर। उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या मान लो स्मॉल आर। उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या क्या मान ले? स्मॉल आर मान ले। ठीक है, तो कक्षीय वेग का सूत्र आप लोगों को पता होगा। कक्षीय वेग का सूत्र, कक्षीय वेग का सूत्र, फार्मूला ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। कक्षीय वेग का सूत्र होता है √G अपॉन स्मॉल आर होता है। कक्षीय वेग का सूत्र याद रखिए, √G अपॉन स्मॉल आर। कैपिटल जी जानते हो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। कैपिटल जी क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। यमी का मतलब ग्रह का द्रव्यमान यानी पृथ्वी का द्रव्यमान। आर का मतलब होता है उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या, उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या। तो VO बराबर होता है √G अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, तो यहां से VO बराबर √G अपॉन आर लिख लो। ये कक्षीय वेग का सूत्र है। उपग्रह के कक्षीय वेग का सूत्र होता है VO बराबर √G अपॉन स्मॉल आर। VO बराबर √G अपॉन स्मॉल आर होता है। ये कक्षीय वेग है। ठीक है, उपग्रह का द्रव्यमान मान लो स्मॉल m है। उपग्रह का द्रव्यमान मान लो स्मॉल m है। इस सूत्र में कहीं पर भी उपग्रह का द्रव्यमान नहीं है। इस सूत्र में कहीं पर भी उपग्रह का द्रव्यमान नहीं है। तो कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। लिखो जरा, कक्षीय वेग VO उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जो कक्षीय वेग है उपग्रह के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ध्यान देना, इसका मतलब कक्षीय वेग VO समानुपाती उपग्रह के द्रव्यमान की घात 0। उपग्रह के द्रव्यमान की घात 0 का मतलब है उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर ना करना। उपग्रह के द्रव्यमान की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 उसका मान 1 होता है। इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। और जो है आपको कक्षीय वेग का सूत्र पता होना चाहिए। VO बराबर √G अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब होता है उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या। उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। यदि उपग्रह पृथ्वी के समीप हो, तुम्हें जाना नहीं है ऐसा कहो। यदि उपग्रह पृथ्वी के नहीं जाएंगे जिस साइड तुम्हें जाना है, पृथ्वी के समीप हो। तो कालू भाई खबरी में आया है, टमाटर के घर के पास ही तो चुन्नू की दुकान है। यदि उपग्रह पृथ्वी के समीप हो, पुल की तुझे पुल नहीं चढ़ना है, तो कक्षीय वेग का इतना सा पुल है। हाँ, कोने कोने। कक्षीय वेग का सूत्र VO बराबर हो जाएगा √G अपॉन RE। तब पृथ्वी की त्रिज्या लिख देंगे, स्मॉल r की जगह RE हो जाएगा। VO बराबर √G अपॉन RE। और आप सभी को पता है
स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। इसको तिरछा गुणा कर दो, जी इंटू आर स्क्वायर बराबर होता है कैपिटल जी एम ई। जी इंटू आर स्क्वायर बराबर जी एम ई। ये जी आर स्क्वायर यहाँ लिख दो, जी कैपिटल जी एम ई की जगह जी आर स्क्वायर, आर से आर कट जाएगा, अंडर रूट जी आर हो जाएगा। या करके लिख लो, कक्षीय वेग का सूत्र मोस्टली यही एग्जाम में आता है, अंडर रूट जी आर ई। ये कक्षीय वेग का सूत्र है, ये वाला पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कक्षीय वेग का सूत्र होता है अंडर रूट जी आर ई। कक्षीय वेग का सूत्र होता है अंडर रूट जी आर ई। जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है, आर ई का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, आर ई का मतलब होता है पृथ्वी की, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, यहां पर ये याद रखना, ठीक है, वीओ बराबर अंडर रूट जी आर ई। वीओ बराबर अंडर रूट जी आर ई। जब इसमें वैल्यू रखेंगे, जी का मान और पृथ्वी की त्रिज्या जब रखेंगे, तो ये आता, सॉल्व करने के बाद आता है 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जब इसको हल किया जाएगा तो पृथ्वी के समीप परिक्रमा कर रहे उपग्रह का कक्षीय वेग 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड या लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यह भी पॉइंट लिख लो, पृथ्वी के समीप, पृथ्वी के समीप परिक्रमा कर रहे उपग्रह का कक्षीय वेग या कक्षीय चाल, कक्षीय वेग 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड या लगभग 7.9 को 8 लिख देंगे, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो पृथ्वी के समीप परिक्रमा कर रहे उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग कितना होता है? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड को हमने क्या बोल दिया? 8 किलोमीटर पर सेकेंड कह दिया, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। सूत्र जरूर याद रखना, कक्षीय वेग का सूत्र एक तो ये बताया, वीओ बराबर अंडर रूट जी एम ई अपान आर, ठीक है, और एक बताया वीओ बराबर अंडर रूट जी एम ई अपान आर ई जब पृथ्वी के समीप होगा, या अंडर रूट जी आर ई, अंडर रूट जी आर ई। ये कक्षीय वेग का सूत्र है। उपग्रह ग्रह के चारों ओर या पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर चलता है, तो उसे वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए। उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो उसे वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए। वो अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? पृथ्वी और उपग्रह के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। पृथ्वी व उपग्रह के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से उपग्रह को अभिकेंद्र बल मिल जाता है, तभी वो वृत्तीय गति करता है, तभी वो वृत्तीय गति करता है। उपग्रह को वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए, उपग्रह को पृथ्वी के परितः वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? तो आप कहेंगे ग्रह और उपग्रह के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, मतलब पृथ्वी व उपग्रह के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया कि हो गया, यहां तक बताइए बच्चों को क्लियर है, नोट कराया है। और जो बाद वाला फार्मूला था, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट नियर टू अर्थ सरफेस, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट नियर टू द अर्थ सरफेस, वीओ बराबर अंडर रूट स्मॉल जी आर ई या अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट नियर टू द अर्थ सरफेस इज नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड, नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ऐसे आप समझ सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और समझना, पलायन वेग। क्या समझना है? पलायन वेग।
पलायन वेग का मतलब होता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी अंग्रेजी में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग होता है, पलायन वेग क्या होता है? किसी वस्तु को इतने वेग से फेंको, किसी वस्तु को इतना वेग दे दो कि वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार करके चला जाए, वापस वो पृथ्वी पर आए ही ना। किसी वस्तु को उतना वेग प्रदान करो जिससे वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा से विलुप्त हो जाए, वो वापस पृथ्वी की सतह पर ना लौटे। ऐसे न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं, इसके वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वह न्यूनतम वेग, वह न्यूनतम वेग जिसे किसी वस्तु को प्रदान करने से, जिसे किसी वस्तु को देने से वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाता है, पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता, पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता है, उसे पलायन वेग कहते हैं, उसे पलायन वेग कहते हैं। वह न्यूनतम वेग जिसे किसी वस्तु को देने से वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाता है, पुनः वापस नहीं लौटेगा पृथ्वी पर, उसे पलायन वेग कहते हैं। मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एनी ऑब्जेक्ट, minimum velocity given to any object so that it escape to infinity, ठीक है, called as escape velocity। minimum velocity given to any object so that it escape to infinity, called as escape velocity, उसे पलायन वेग कहते हैं। किसी वस्तु को वह न्यूनतम वेग दे दिया जाए जिससे वो पलायन कर जाए, वो वापस आए ही ना, उसको बोलते हैं पलायन वेग। क्या बोलते हैं? पलायन वेग, उसे पलायन वेग कहा जाता है। ठीक है, वह न्यूनतम वेग जिसे किसी वस्तु को देने से वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाएगा, कभी भी वापस नहीं लौटेगा पृथ्वी पर, उसे कहते हैं पलायन वेग। ठीक है, पलायन वेग का सूत्र देखो, पलायन वेग का सूत्र पूछा जाता है। पलायन वेग का सूत्र, ठीक है, फार्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी। v का मतलब वेलोसिटी, e का मतलब एस्केप, v का मतलब वेलोसिटी, e का मतलब एस्केप, एस्केप मतलब पलायन वेग हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है बच्चों √2gme अपान re, ये सूत्र होता है। ve पृथ्वी के सतह से पलायन वेग का ये सूत्र होता है, ve बराबर √2gme अपान re, या इसी को लिखते हैं VE बराबर पलायन वेग अंडर रूट के अंदर 2GRE, अंडर रूट के अंदर 2GRE। देखो जो कक्षीय वेग था उसमें सिर्फ GRE आता था, पलायन वेग में अंडर रूट के अंदर 2 भी आ रहा, 2GRE। तो पलायन वेग का सूत्र अंडर रूट 2GRE, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पलायन वेग का सूत्र VE बराबर होता है अंडर रूट 2GRE, ये पलायन वेग होता है। और ये इसके पहले हमने बताया था आप लोगों को कक्षीय वेग, और ये पलायन वेग है। कक्षीय वेग में क्या था? VO बराबर अंडर रूट GRE, 2 नहीं था। तो ये पलायन वेग का सूत्र है बच्चों। अब जब इसमें वैल्यू रख के हल करोगे, पृथ्वी की त्रिज्या, g का मान 2 सब रख के हल करोगे, तो पृथ्वी के सतह के लिए पलायन वेग आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। पृथ्वी के लिए, पृथ्वी की सतह के लिए, सतह के लिए पलायन वेग
सतह के लिए प्लायन वेग का मान आएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान देना यहां पर, किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी की सतह के लिए प्लायन वेग का मान क्या होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और अगर ये चंद्रमा के लिए पूछा जाए तो 2.4। चंद्रमा के लिए पूछा जाए, चंद्रमा के लिए प्लायन वेग, चंद्रमा के लिए प्लायन वेग, अगर चंद्रमा की बात की जाएगी, चंद्रमा के लिए प्लायन वेग हो जाएगा 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए प्लायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड और पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब किसी वस्तु को, चाहे जितने द्रव्यमान की वस्तु, उससे मतलब नहीं है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकोगे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाएगा, वापस पृथ्वी पर आएगा ही नहीं। तो पृथ्वी के सतह के लिए किसी भी वस्तु को फेंकोगे, कितने भी द्रव्यमान की वस्तु, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि प्लायन वेग के सूत्र में वस्तु का द्रव्यमान है ही नहीं। जिस वस्तु को आप प्लायन करा रहे हो, उस वस्तु का द्रव्यमान यहां पर कहीं नजर नहीं आ रहा। तो प्लायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, प्लायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। प्लायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। प्लायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जो एस्केप वेलोसिटी है बॉडी की मास पे डिपेंड नहीं करेगी। ध्यान देना, चाहे जितने द्रव्यमान की वस्तु हो, प्लायन वेग सबके लिए फिक्स रहता है। तो प्लायन वेग समानुपाती m की पावर 0, प्लायन वेग समानुपाती वस्तु के द्रव्यमान की घात 0। प्लायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, प्लायन वेग वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र रहेगा। ठीक है। पृथ्वी के सतह के लिए प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चाहे जितने द्रव्यमान की वस्तु हो, अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंकेंगे तो वापस वो पृथ्वी पर लौटेगी ही नहीं। तो ये प्लायन वेग की बात हमने कर लिया। ठीक है। तो चूंकि सिलेबस की बात कर रहे हैं, सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट जो आपका सिलेबस है वो मैं बात कर रहा हूं। प्लायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, प्लायन वेग का सूत्र याद होना चाहिए। अब कक्षीय वेग और प्लायन वेग में संबंध, ये सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार यूपी कैटेट में आया है। कक्षीय वेग व प्लायन वेग में संबंध, कक्षीय वेग VO व प्लायन वेग VE, प्लायन वेग VE में संबंध, इन दोनों में संबंध देखना है। कक्षीय वेग व प्लायन वेग में संबंध, कक्षीय वेग और प्लायन वेग में संबंध देखना है। देखो VE बराबर होता है अंडर रूट के अंदर 2GRE, ये सबको पता है, और कक्षीय वेग होता है अंडर रूट GRE, ये भी सबको पता है। अब एक काम करो, डिवाइड करो, पहले वाले को दूसरे से डिवाइड कर दो। अंडर रूट GRE से अंडर रूट GRE कैंसिल हो जाएगा, यहां सिर्फ बचेगा अंडर रूट 2, यहां सिर्फ बचेगा अंडर रूट 2। तो प्लायन वेग बटे कक्षीय वेग बराबर रूट 2, प्लायन वेग बटे कक्षीय वेग बराबर रूट 2, इसको तिरछा गुणा कर दो। तो प्लायन वेग जो होता है अंडर रूट 2 गुना हो जाएगा कक्षीय वेग का, प्लायन वेग कक्षीय वेग का रूट 2 गुना होता है। यह संबंध ऑप्शन में लिखा रहता है, प्लायन वेग कक्षीय वेग का रूट 2 गुना होता है, प्लायन वेग कक्षीय वेग का रूट 2 गुना होता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। हर्ष शर्मा, नोट्स ऐसे बनाते रहिए। विमल कुमार, वेरी गुड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लायन वेग VE कक्षीय वेग का रूट 2 गुना होता है, प्लायन वेग कक्षीय वेग का रूट 2 गुना होता है, प्लायन वेग कक्षीय वेग का कितना होता है? रूट 2 गुना होता है। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ये एक चैप्टर आपका क्लियर हमने कर दिया। देखो अब आपका गुरुत्वाकर्षण भी कंप्लीट हो गया, आपका सर्कुलर मोशन भी कंप्लीट हो गया,
और आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कंप्लीट हो गया, आपका यूनिट डायमेंशन भी कंप्लीट हो गया, मेजरमेंट भी कंप्लीट हो गया। तो मैकेनिक्स काफी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग जो है इसके बाद पढ़ेंगे जो है